बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम इस वीडियो में एएसआई और कॉर्पोरल के 50 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे और ये हमारे रिटन टेस्ट की तैयारी का लेक्चर नंबर 3 होगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन है, द सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तान के जितने भी आर्म्ड फोर्सेस हैं उसका सबसे बड़ा लीडर कौन है? पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ़ है वो। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर होगा, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट होगा, या ऑप्शन डी जो है वो गवर्नर होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का, उसके आर्टिकल नंबर 243 में ये लिखा गया है कि जितने भी पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका जो सुप्रीम कमांडर है वो प्रेसिडेंट होगा। ठीक है, उसमें रिलेटेड क्वेश्चन आपके किस तरीके से पूछे जाते हैं कि कौन से आर्टिकल में जो है सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेस जो हैं वो प्रेसिडेंट को कहा गया है, तो आर्टिकल नंबर 243 में। ठीक है, और हु अपॉइंट द आर्मी चीफ़, और आर्मी चीफ़ को जो है वो कौन अपॉइंटमेंट करता है? वो भी प्रेसिडेंट करता है, लेकिन ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम। तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, और प्रेसिडेंट का जो ड्यूरेशन होता है वो 5 साल तक का होता है। उसके बाद हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, अभी जो मौजूदा सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन का वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है, या उसके बाद कोफी अनन है, उसके बाद सी ऑप्शन है बैन की मून, ऑप्शन डी जो है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगर एक्सप्लेनेशन में बात करें तो ये जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल है जो 2017 से अभी तक मौजूद हैं। ठीक है, और सिंपल क्वेश्चन में बात करें तो यूएन जो है वो कब फाउंड की गई थी? तो ये आपको एग्जैक्ट डेट पता होना चाहिए, ये 24 अक्टूबर 1945 है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उसके टोटल कितने मेंबर हैं? वो 193 मेंबर हैं। और पाकिस्तान जो है वो कब उसका मेंबर बना था? तो वो 30 सितंबर 1947 में बना था। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, तकरीबन 1.5 महीने के बाद पाकिस्तान ने यूएनओ को ज्वाइन कर लिया था। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने कब ज्वाइन किया था, तो ये पूछा जाता है। इसके बाद 53 क्वेश्चन है, योम तकबीर सेलिब्रेटेड आना, योम तकबीर जो है वो कब मनाई जाती है? 12 मई को, 23 मार्च को, या 28 मई को, या 15 जून को? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 28 मई को। 28 मई को क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने 28 मई 1998 में चागी में 5 न्यूक्लियर टेस्ट्स किए थे। तो एक ये पूछा जाता है कि कौन सी जगह पे, तो ये आपको पता होना चाहिए, चागी, और ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कितने न्यूक्लियर जो है वो टेस्ट किए गए थे, तो वो 5 किए गए थे। और दूसरा ये कि टेस्ट पूछी जाती है, और इस दिन को 28 मई को जो है वो क्या कहा जाता है? तो वो योम तकबीर कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। दूसरे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि कौन से कहाँ पे किए गए थे? चागी डिस्ट्रिक्ट, जो मैंने अभी बताया। और टोटल जो है वो कितने धमाके किए गए थे? वो 5 किए गए थे। और पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक वर्ल्ड का सबसे पहला जो है वो न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गया था। ठीक है, और ये जो है क्यों किया था? क्योंकि इससे पहले कुछ दिन पहले जो है इंडिया ने जो है वो अपना टेस्ट किया था, वो एटमी पावर बना था। तो पाकिस्तान को डर था, इसलिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि हम अगर घास भी खाना पड़े हमारी कौम को तो हम वो खाएंगे, लेकिन एटम पावर बम बना के रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज मोहम्मद अली बोगरा, मोहम्मद अली बोगरा कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, या पार्लियामेंट मिनिस्टर? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। मोहम्मद अली बोगरा जो है वो पाकिस्तान के 3rd पीएम थे, और इसका जो ड्यूरेशन है वो 1953 से लेकर 1955 तक था। ठीक है, सबसे पहले कौन थे? लियाकत अली खान। तो ये पूछा जाता है। दूसरा, ये बोगरा फार्मूला किसने दिया था? तो वो भी मोहम्मद अली बोगरा ने दिया था, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से था। और टेंचर ऑफ बोगरा जो है वो मतलब ड्यूरेशन कितना रहा? तो वो 1953 से लेकर 1955 तक रहा, और ये जो है 3rd प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। उसके बाद करंट डिप्टी चेयरमैन ऑफ सीनेट कौन है? मुफ्ती मुनीबुर रहमान है, या सलीम मंदवाला है? उसके बाद मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी है, या ऑप्शन डी मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी।
आप कंफर्म कर लीजिएगा गूगल से कि अभी करंटली कौन है, ठीक है। तो मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी डिप्टी चेयरमैन सेनेट 2021 से लेकर 2024 तक रहे हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन में सेनेटर ट्रेंचर जो है वो टोटल जो है वो 6 साल तक का होता है, और टोटल जो सेनेट में मेंबर होते हैं वो 100 होते हैं, और सेनेट जो है वो अपर हाउस को कहा जाता है, और जो लोअर हाउस 2 होते हैं, ठीक है, जिसको हम नेशनल असेंबली कहते हैं। उसके बाद है विच होटल वॉज अटैक्ड ऑन 11 मई 2019 बाय BLA, PC बुरबान, सरीना कोटा होटल, PC ग्वादर या मैरियट कराची। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा PC ग्वादर पे जो है वो अटैक किया गया था, बिला ने किया था, ठीक है। और सिंपल क्वेश्चन में PC ग्वादर अटैक ग्रुप किस ग्रुप ने हमला किया था? BLA ने किया था। और ग्वादर इज़ अ पार्ट ऑफ, ग्वादर किस चीज़ का पार्ट है, किस प्रोजेक्ट का? तो वो CPEC का है। और अटैक ईयर भी पूछा जाता है, वो कब हुआ था? वो 2019 में। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन से क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद है पाकिस्तान एंड चाइना साइन रेलवे एग्रीमेंट इन 2019 फॉर, पाकिस्तान और चाइना ने रेलवे एग्रीमेंट 2019 में किया था, किस वजह से? पाक चाइना एक्सप्रेस, या ML1, या ऑप्शन C ML5, ऑप्शन D PC1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ML1, ठीक है। ML1 रेलवे अपग्रेड प्रोजेक्ट है, CPEC का हिस्सा ही है, ठीक है। और वैसे तो हम सिर्फ मोटरवेज़ का पढ़ते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे और भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ये ML1 हो गया, उसके बाद एनर्जी और टेक्नोलॉजी हो गई, ठीक है, सोलर प्लांट वगैरह हो गए। तो ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो CPEC के हैं। तो ML1 इज़ अ पार्ट ऑफ CPEC। ML1 स्पीड अपग्रेड है, तकरीबन ट्रेनों की जो स्पीड है वो 160 किलोमीटर पर आवर की जाएगी, और ML1 जो है वो कनेक्ट करेगी कराची को पेशावर से। लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर 2014 टू 2018 अकॉर्डिंग टू सिप्री, सिप्री एक न्यूज़ एजेंसी है, उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा वेपन्स वगैरह को इंपोर्ट करने वाला, मतलब ख़रीदने वाला कौन सा मुल्क है? तो USA या चाइना, ऑप्शन C रशिया, ऑप्शन D सऊदी अरबिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सऊदी अरबिया। सिप्री रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरबिया जो है वो लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है, ठीक है। 2014 से 2018 के दरमियान की ये रिपोर्ट है। सिप्री ने कब कौन सी चीज़ पे रिपोर्ट किया था? आर्म्स ट्रेड पे। और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है? वो रशिया है जो एक्सपोर्ट करता है। और सऊदी जो आर्म्स से सप्लायर वो मेजर वो किस से लेता है? वो USA से लेता है। उसके बाद 59 क्वेश्चन है, वो टीम स्कोर्ड हाईएस्ट टोटल 238 इन PSL4। तो इसका जो ऑप्शन है पेशावर ज़ुल्मी, कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो ये जो 238 हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बनाया, और PSL टाइटल जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड का है, और PSL स्टैंड फॉर पाकिस्तान सुपर लीग। और PSL4 जो है वो कब की गई थी? वो 2019 में की गई थी। तो 2019 में सबसे ज़्यादा स्कोर कौन सी टीम ने बनाया था? वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। और कितना बनाया था? 238। उसके बाद अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हु इलेक्ट्स PM, 1973 के आइन के मुताबिक PM को कौन सिलेक्ट करता है? सेनेट करती है, या नेशनल असेंबली, या प्रेसिडेंट करता है, या प्रोविंशियल असेंबली करती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेशनल असेंबली करती है। और प्राइम मिनिस्टर को जो है नेशनल असेंबली सिलेक्ट करती है, और तकरीबन जो है 172 वोट होने चाहिए उसके हक़ में, तब जाके वो PM बनता है। टोटल जो है वो कितने होते हैं सीटें? उसमें 336 होती हैं, और PM बनने के लिए 172 वोट का होना लाजमी है, और PM जो है वो लाजमी मेंबर होना चाहिए नेशनल असेंबली का। इसके बाद है हु वाज द फर्स्ट हाफिज़ ऑफ होली कुरान, कुरान मजीद का सबसे पहला हाफिज़ कौन था? हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली अलैहिस्सलाम, हज़रत उस्मान, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हज़रत अली अलैहिस्सलाम। तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो हैं वो पहले हाफिज़ कुरान कहा जाता है उसको, और सबसे पहला जो जिसने कुरान मजीद को कंपाइल किया था, जमा किया था, वो हज़रत अबू बकर ने किया था। और मेन स्क्राइब ऑफ कुरान वो हज़रत ज़ैद बिन तबत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा जाता है। अंडर होज कैलिफेट कुरान स्टैंडर्डाइज्ड, हज़रत उस्मान ने जो है उसकी कॉपीज़ वगैरह करवा के डिफरेंट मुल्कों में भेजी थी। तो ये जो हैं वो हज़रत उस्मान ने मतलब उसको कुरान मजीद को अच्छे तरीके से स्टैंडर्डाइज़ किया था।
उसकी कॉपीज़ करवाई थी। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन बनते हैं। 62 है, इन द बिगनिंग प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वर्कड एज अ शेफर्ड फॉर, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बचपन वाले दौर में सब किस के लिए शेफर्ड का काम करते थे, मतलब धना थे, बकरियां वगैरह चरावा थे। तो बनु साद के, बनु असद के, ऑप्शन सी बनु उमैया के, ऑप्शन डी बनु मखसूम के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बनु साद के। और ये जो हैं हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अभी छोटे थे, बच्चे थे, बनु साद कबीले के लिए शेफर्ड का काम किया था। और यही वही कबीला है जो जिससे हज़रत हलीमा सैयदा जो है वो ताल्लुक़ रखती थी, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नगी माँ थी। ठीक है। और हज़रत ये जो बनु साद कबीला है, उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अडॉप्ट किया था जब वो अभी छोटे ही थे। और उसके बाद शेफर्डिंग वाज प्रोफेशन ऑफ, तकरीबन जितने भी पैगंबर है उन्होंने मोस्टली जो है वो शेफर्ड का काम किया था। उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम है डेरेसन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने बेटे थे, 1, 2, 3 या 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 बेटे थे, हज़रत क़ासिम, हज़रत अब्दुल्ला एंड हज़रत इब्राहीम। तो ये जो हैं वो हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से थे 2। ठीक है। हज़रत क़ासिम जो है वो सबसे बड़े बेटे थे, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कुनियत है वो अबुल क़ासिम भी थी। ठीक है। और सिंपल क्वेश्चन में यंगेस्ट सन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, सबसे छोटे बेटे। और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नस्ल है वो कौन से बेटे या बेटियों में से हैं, तो वो हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नस्ल में से अभी तक ख़ानदान हैं। उसके बाद है टोटल डॉटर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थीं। उसके बाद द फर्स्ट मस्जिद ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज़, सबसे पहली मस्जिद जो है ज़मीन पर वो कौन सी थी, मस्जिद अल हराम, मस्जिद नबवी, ऑप्शन सी मस्जिद अक्सा, ऑप्शन डी मस्जिद कुबा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा जो है वो इस्लाम की पहली मस्जिद थी। और अगर वैसे पूछा जाए कि मतलब कायनात में सबसे पहली मस्जिद कौन सी थी, तो वो मस्जिद हराम थी। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो मस्जिद कुबा जो है वो कहाँ पे मौजूद है, मदीना में है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी मस्जिद को अपने हाथों से बनाया था, वो मस्जिद कुबा ही है। और फर्स्ट किबला जो है वो मस्जिद अक्सा था। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 65 हैं, देयर आर डेश मदनी सूरह इन होली कुरान, कुरान मजीद में जो मदनी सूरतें हैं वो कितनी हैं, तो वो 28 हैं या 26 हैं या 48 हैं या 19 हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 28 हैं। ठीक है। कुरान मजीद में 28 जो हैं वो मदनी सूरत हैं, और जो मक्की सूरतें हैं वो 86 हैं जो मक्के शरीफ में नाजिल हुई थी। और लास्ट रिवील्ड सूरह जो है वो सूरह अल नसर है। ठीक है। और टोटल जो सूरत हैं वो 114 हैं। उसके बाद विच इज़ द लॉन्गेस्ट सूरह ऑफ होली कुरान, कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है, सूरह अल बकरा, सूरह अल हज या सूरह अल इमरान, सूरह फातिहा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सूरह अल बकरा। ठीक है। जो कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत हैं, और इसमें 286 जो हैं वो आयात हैं, और आयतुल कुर्सी जो है वो भी इसमें ही है। टोटल वर्सेस जो हैं सूरह अल बकरा में वो 286 हैं, और आयतुल कुर्सी जो है वो भी सूरह अल बकरा से ताल्लुक़ रखती है। और लॉन्गेस्ट रुकू जो काउंट हैं वो भी सूरह अल बकरा में हैं। द गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड वही वाज, पहले जो वही नाजिल हुई थी और जब दूसरी वही नाजिल हुई तो उनके दरमियान कितना जो है वो गैप था, 2 साल का 1 महीना, 2 साल 3 महीने, 2 साल 6 महीने या नानावदीस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 साल 6 महीने का। पहली वही के बाद तकरीबन 2.5 साल के बाद जो है दूसरी वही नाजिल हुई, और फ़र्स्ट जो है वही वो सूरह अल अलग की 5 आयात जो हैं वो नाजिल की गई थी, और सेकंड जो है सूरह अल मुदस्सिर जो हैं वो आयात नाजिल हुई थी। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ फ़तरत वही जो है वो मतलब जो ड्यूरेशन था बीच में वो तकरीबन 2.5 साल का था। गज़वात आर डिस्क्राइब इन होली कुरान, कुरान मजीद में कितनी गज़वात का ज़िक्र किया गया है, 10 का, 12 का
या 14 का या 16 का? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 12 गज़वात जो है वो कुरान मजीद में मेंशन की गई है। और टोटल जो गज़वात हैं वो तकरीबन 27 हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ी थी। तो ऐसी जंग जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत की हो उसको गज़वा कहते हैं, और जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत नहीं की होती तो उस जंग को हम सरिया कहते हैं। तो ये सरिया वाला MCQs भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और सबसे पहली जो जंग है वो जंग वदा या अबवा है, और लार्जेस्ट गज़वा जो है वो अहज़ाब है जो बहुत टाइम तक लगी थी। हु प्रपोज द कम्प्लीटेशन ऑफ द होली कुरान? कुरान मजीद को किसने मुकम्मल जमा किया था? हज़रत अबू बकर ने, हज़रत उमर फ़ारूक ने, हज़रत ज़ैद बिन हारिस ने या हज़रत उस्मान ने? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हज़रत ज़ैद ने। ठीक है, हज़रत ज़ैद ने जो है वो कुरान मजीद को कंपाइल किया था। और सैम्पल क्वेश्चन में हु ऑर्डर कंप्लीटेशन? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जो है वो हुक्म दिया था कि आप इसको कंप्लीट करें। ठीक है, और हु स्टैंडर्डाइज कुरान? तो वो हज़रत उस्मान ने किया था। और चीफ़ स्क्राइब ऑफ कुरान जो है वो हज़रत ज़ैद हैं। विच सूरह इज़ नोन एज सूरह वदा? सूरह वदा किस सूरत को कहा जाता है? सूरह फातिहा को, सूरह अल नसर को, सूरह अल नूर को या नन ऑफ दिस? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सूरह अल नसर को जो है वो सूरह वदा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे आखिर वाली सूरत है, ठीक है, कुरान मजीद की, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजतुल विदा के मौके पर नाज़िल हुई। ठीक है, और ये जो है वो सबसे लास्ट सूरह है जो नाज़िल हुई थी, और इसमें जो है तस्बीह एंड इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया गया था कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो फिर अल्लाह ताला से मदद तलब करें। और टोटल जो सूरतें कुरान मजीद में वो 114 हैं। द वर्ड इस्लाम अकर हाउ मेनी टाइम इन द होली कुरान? जो वर्ड इस्लाम है वो कुरान मजीद में कितनी दफ़ा आया है? 5 दफ़ा, 3 दफ़ा, ऑप्शन सी 6 दफ़ा, ऑप्शन डी 7 दफ़ा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 6 दफ़ा जो है लफ्ज़ कुरान इस्लाम कुरान मजीद में आया है। ठीक है, कुरान मजीद में 6 मरतबा आया है इस्लाम लफ्ज़। और वर्ड कुरान जो है वो कुरान में कितनी दफ़ा आया है? तकरीबन 70 दफ़ा। और मोहम्मद वर्ड जो है वो कितनी दफ़ा आया है? वो 4 दफ़ा आया है। ठीक है, और टोटल सूरह जो है कुरान मजीद में वो 114 हैं। और हाउ मेनी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम मेंशन्ड इन द होली कुरान? होली कुरान में कितने पैगम्बरों का जिक्र किया गया है? 25 का, 26 का, 27 का या 28 का? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 27 पैगम्बरों का जिक्र किया गया है कुरान मजीद में। सैम्पल क्वेश्चन में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो जिस पैगम्बर का कुरान मजीद में ज़िक्र किया गया है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। और सबसे जो आखिरी पैगम्बर है वो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम है। और सबसे जो पहला प्रॉफिट है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। तो इस तरीके से आपको उनके टाइटल का भी पता होना चाहिए, जैसे ज़बीउल्लाह हो गया, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का खलीलुल्लाह हो गया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, उसके बाद कलीमुल्लाह हो गया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। तो टाइटल्स का भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 73 क्वेश्चन है हाउ मेनी सूरह स्टार्ट विथ नेम ऑफ प्रॉफिट्स? कुरान मजीद में कितनी ऐसी सूरतें हैं जो पैगम्बरों के नाम से शुरू हुई हैं? 4, 5, 6 या ऑप्शन डी 7? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 6 सूरतें हैं जो नबियों के नाम से हैं। ठीक है, और उसमें जो हैं सूरह नेम्ड आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, सूरह मोहम्मद है, उसके बाद सूरह यूसुफ है, उसके बाद जो है सूरह इब्राहीम है। ये 3 सूरतें जो हैं वो, और बाकी भी 3 सूरतें और भी हैं जो पैगम्बर के नाम से हैं। सूरह यूनस भी हैं। कुरान वाज रिवील्ड इन हाउ मेनी ईयर्स एंड मंथ? कुरान मजीद जो है वो कितने ड्यूरेशन में नाजिल हुआ था? 18 साल 10 महीने, 23 साल 5 महीने या 22 साल 5 महीने या 21 साल 5 महीने? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 22 साल 5 महीने। अगर इस मंथ ना दिया होता तो फिर सिर्फ साल होता तो फिर 23 साल जो है आप इसको टिक करते। ठीक है, तो 22 साल और 5 महीने में मुकम्मल हुआ। और सैम्पल क्वेश्चन में पहली वही जो है वो कौन से महीने में नाजिल हुई थी? वो रमज़ान शरीफ में। और पहली वही जो है वो कहाँ पे नाजिल हुई थी? वो केव हिरा में हुई थी। और उसमें कितनी आयत जो है वो नाजिल की गई थी? 5। और कौन सी सूरत की आयत थी? वो सूरह अल अलग की थी। उसके बाद है विच सूरह मेंशन्ड द माइग्रेशन और हिजरा?
कौन सी सूरत है जिसमें माइग्रेशन हिजरत का ज़िक्र किया गया है? सूरह में, सूरह अनफाल, ऑप्शन सी सूरह अल मुनाफिकून में या सूरह तहरीम में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सूरह अल मुनाफिकून में जो है ज़िक्र किया गया है हिजरत का। सूरह अल मुनाफिकून में हिजरत का ज़िक्र किया गया है और हिजरत कब की गई थी? वो 622 AD में। और इस्लामिक कैलेंडर जो है वो भी हिजरी से स्टार्ट हुआ और फर्स्ट माइग्रेशन जो है वो अब्सिनिया की तरफ की गई थी। तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद है 76 क्वेश्चन है, मीनिंग ऑफ सूरह अल अनकाबूत। सूरह अल अनकाबूत की लग़वी माना क्या है? एंट, पाइगोन, स्पाइडर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्पाइडर। अनकाबूत की लग़वी माने जो है वो स्पाइडर है। और सूरह नमल की लग़वी माना क्या है? वो एंट है। उसके बाद अरबी में जो है स्पाइडर को कहा जाता है। और सूरह नेम्ड आफ्टर एन इंसेक्ट, जो जीत पर जो है वो सूरह अल नमल है जिसकी लग़वी माना एंट है। और मीनिंग ऑफ अल अनकाबूत जो है वो स्पाइडर है। और सूरह नेम्ड आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, जो मोहम्मद के नाम से सूरह है उसका नाम क्या है? वो सूरह मोहम्मद है। ठीक है। ज़कात कैन नॉट बी यूज्ड इन, ज़कात जो है वो किस चीज़ में इस्तेमाल नहीं की जा सकती? मदरसा में, मस्जिद में, हॉस्पिटल में या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मस्जिद के लिए ज़कात जो है वो इस्तेमाल नहीं की जा सकती, मस्जिद के कंस्ट्रक्शन वगैरह में। ठीक है। और कैटेगरी ऑफ ज़कात जो है, ज़कात के मसारफ़ जो हैं वो 8 हैं जिनको आप ज़कात दे सकते हो। और ज़कात आप किसी गैर मुस्लिम को नहीं दे सकते। ठीक है। नसाब ज़कात का जो है वो 7.5 तोला गोल्ड पे है और 52 तोला जो है वो आपके सिल्वर पे हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। और उशर जो है आप जितनी भी फसल वगैरह उगाते हैं तो उसको उशर कहते हैं। अ मुस्लिम फ़ीमेल इज़ कन्फाइंड इन हाउ मेनी शीट्स, जो मुस्लिम औरत है उसके कफन में कितनी शीट्स होती हैं? 8, 5, 1 या 10। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5। ठीक है। फ़ीमेल के कफन में जो है वो 5 कपड़े होते हैं और जो मेल में होते हैं वो 3 होते हैं। फुली बॉडी कवर्ड शीट को हम लिफाफा कहते हैं। और फ्यूनरल प्रेयर क्या है? वो फ़र्ज़ कफ़ाया है। ठीक है। फ्यूनरल प्रेयर को हम नमाज जनाजा भी कहते हैं और ये फ़र्ज़ कफ़ाया है। फ़र्ज़ कफ़ाया हम उसको कहते हैं कि अगर आपके फैमिली में जो भी मैयत है उसमें से कोई भी अगर उसका घर वाला या जानने वाला या रिश्तेदार अगर उसमें शिरकत करता है तो फिर वो नमाज जो है वो अदा की जा सकती है। कुर्बानी ड्यूरिंग हज इज़ परफॉर्म्ड एट, हज के दौरान जो कुर्बानी की जाती है कहाँ पे की जाती है? अरफात के मैदान में, मिना के मैदान में या मुज़दलिफ़ा या ऑप्शन डी सफ़ा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मिना के मैदान में। ठीक है। हज के दौरान कुर्बानी जो है मिना में होती हैं और कुर्बानी डेट जो है वो कब होती है? वो 10 ज़ुल्हज को। और वक़ूफ़ अरफात जो है कहाँ पे स्टे किया जाता है? वो अरफात पर किया जाता है। और तवाफ़ जो है वो कहाँ के अराउंड जो है वो किया जाता है? तवाफ़ तो वो काबतुल्लाह शरीफ के अराउंड किया जाता है। तो नमाज़ इस्तिस्क़ा जो है वो किस लिए पढ़ी जाती है? रेन के लिए, ब्लेसिंग के लिए, ऑप्शन सी स्लीप के लिए, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेन के लिए, बरसात के लिए। नमाज इस्तिस्क़ा जो है बारिश की दुआ के लिए होती है। जब खुश्क साली हो जाती है, बारिशें नहीं होती तो फिर ये नमाज़ पढ़ी जाती है। प्रेयर फॉर सोलर इक्लिप्स, जो सूरज ग्रहण की वक़्त नमाज़ अदा की जाती है उसको नमाज कुसूफ़ कहते हैं। और जब लूनियर इक्लिप्स के लिए होती है वो नमाज खुसूफ़ होती है। तो ये आपको थोड़ा सा फ़र्क जो है ये पता होना चाहिए, मोस्टली पूछा जाता है। और इस्तिस्क़ा जो नमाज़ है वो रेन के लिए अदा की जाती है। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन है, अ मैन वॉक्स 3 किलोमीटर साउथ, 5 किलोमीटर साउथ, 3 किलोमीटर राइट, देन 5 किलोमीटर लेफ़्ट, फाइनल डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्ट। तो ये जो है वो थोड़े से आपको कन्फ्यूजन क्वेश्चंस क्रिएट कर सकते हैं। इसके हम ऑप्शन देख सकते हैं कि वेस्ट की तरफ है, साउथ की तरफ है या नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, या ऑप्शन डी जो है वो साउथ वेस्ट की तरफ है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आ जाए ना तो आपने आंसर शीट के साइड पे इसका जो है पैटर्न बना लेना है। पहले आप डायरेक्शन डिसाइड कर लें, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। ठीक है। यहाँ पे देखो 5 किलोमीटर है वो साउथ की तरफ जो है वो ट्रैवल कर रहा है। साउथ की तरफ तो इस तरफ है, हम थोड़ा सा इसको जो है
इस तरफ बना लेते हैं, ये 5 किलोमीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे खड़ा है तो 3 किलोमीटर राइट। अभी इसका राइट अगर इस पॉइंट पे खड़ा हो तो इसका राइट कौन सा बनेगा, नीचे, तो ये नीचे आ गया, ठीक है। कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर। और उसके बाद क्या कहता है कि इसका लेफ़्ट, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आ गया तो इसका लेफ़्ट कौन सा वाला होगा, इस तरफ होगा, ठीक है, इस तरफ हो गया। तो 5 किलोमीटर मज़ीद आगे गया। तो अभी पूछ रहा है कि फाइंड डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्ट। अब यहाँ से इसने स्टार्ट किया था इस जगह से, अभी कहता है कौन से डायरेक्शन में होगा, तो डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये डायरेक्शन कौन सी तरफ है, साउथ की तरफ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साउथ वेस्ट। क्यों, क्योंकि इसका जो इनिशियल पॉइंट है इस तरह है, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये डायरेक्शन जो है ऐसे हो रही है, तो इनमें अगर देखो तो ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो ऐसे डायरेक्शन आ रही है इन दोनों की तरफ में, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है और ये इस तरीके से एंगल बना रहा है, तो इस वजह से हमारा साउथ वेस्ट जो है करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद साउथ वेस्ट में हो जाएगा। और सिंपल क्वेश्चन में 4 किलोमीटर देन 4 किलोमीटर ईस्ट, अगर यहीं पे अगर आपको मज़ीद एक्सप्लेन किया जाए तो फिर आपने इस तरीके से डायरेक्शन बना लेना है, फिर जिधर जिधर कहता है उधर से आप लेफ़्ट राइट का ख्याल रख लीजिएगा, फिर फाइनल में उसका आंसर जो है फाइंड आउट कर लीजिएगा, आसान है। माइनस का मतलब होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट सपोज़ ये बंदा है, ये 5 किलोमीटर जो है ईस्ट की तरफ गया है, ठीक है, और माइनस में है ना 10 किलोमीटर, इसका मतलब होता है कि इसी पॉइंट से अगर कहे 10 किलोमीटर तो फिर ये इसी डायरेक्शन में आगे आएगा। और आगे कितना आएगा, ये 10 किलोमीटर आएगा, मतलब 5 ये वाला कैंसिल हो जाएगा और 5 आगे आ जाएगा। माइनस का मतलब होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये बस थोड़ा सा आपको इस साइन का पता होना चाहिए, ठीक है, बाकी ईजी है। उसके बाद 82 है, इफ़ क्लास इज़ 15 boys and 24 गर्ल्स, व्हाट इज़ परसेंटेज ऑफ बॉयज़। अभी एक क्लास है, उसमें जो है 15 बॉयज़ हैं और गर्ल्स जो हैं वो 24 गर्ल्स हैं। अभी कहा गया है कि बॉयज़ की क्या परसेंटेज होगी, वो हमने फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं कि 10%, 15%, ऑप्शन सी जो है 25% या 37.5%, तो हमें मालूम करना है। तो सिंपल ये इसका प्रोसेस होता है परसेंटेज का, कि जो भी आपको पार्ट गिवन है, पार्ट अपान होल इंटू 100 कर लेना है, आपकी परसेंटेज आ जाएगी। पार्ट क्या है कि ये देखो बॉयज़ जो हैं 15 हैं और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, आप 15 और 24 को आपस में ऐड कर लो, तो ये कितने बनेंगे, ये बनेंगे 39 और इंटू 100 कर दो, ठीक है। तो 1500 डिवाइड बाय 39 करो, 1500 डिवाइड बाय 39 करो, तो ये तकरीबन जो है वो बनेंगे हमारे, आप इसको सिंपल कैलकुलेशन करें। अगर हम यहाँ पे 40 कंसीडर कर लेते हैं, लेट सपोज, ये कितने हो जाएंगे 750 और ये कितने हो जाएंगे 20, और ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। बाकी 75 को आप 2 में डिवाइड करो, तकरीबन 37.5 बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो 37.5 ये हमने किया था 40 से डिवाइड, अगर हम 39 से करते तो थोड़ी सी वैल्यू हमारी ज़्यादा होती, तकरीबन 38 पॉइंट 46। ये जो नियरर ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन डी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेकली जो है 25 लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखाई। तो उसके बाद अगर बॉयज़ जो हैं वो 12 और लड़कियाँ जो है वो 18 हैं, तो गर्ल्स की कितनी परसेंटेज होगी। तो सेम इसी तरीके से आपने गर्ल्स की परसेंटेज निकालनी है, वो 18 है, टोटल 30 हो गई, और परसेंटेज निकालिए 100, ये ज़ीरो कैंसिल ज़ीरो कैंसिल, ये हो जाएगा एक, और शे का टेबल लगेगा, और ये 60% जो है वो गर्ल्स की स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। अगर 60% गर्ल्स की स्ट्रेंथ होगी तो बॉयज़ की कितनी होगी, 40%। सेम इसी तरीके से आपने इसका निकालना है, तो ये भी बिल्कुल आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल ईजी है, मतलब आपको पैटर्न का पता होना चाहिए, बाकी वैल्यू और कैलकुलेशन वगैरह वो तो कोई भी दे सकता है। उसके बाद 83 क्वेश्चन है, विच कम नेक्स्ट इन फॉलोइंग सीरीज़। ये अभी हमारे पास सीरीज़ दी गई है कि कौन सा जो है डिजिट अभी आएगा। पहले आप आंसर को छोड़ें, ये वाला देखें कि -23 है, फिर -20, फिर -17 है, फिर 14 है, फिर आगे क्या आएगा। तो यहाँ पे जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो 17 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो कि +3 का डिफरेंस है, सही है। +3 आप इसमें ऐड करोगे, -20, फिर इसमें +3 करोगे, -17, ऐसे तरीके से आपकी सीरीज़ चलती जाएगी। तो ये 14 और यहाँ पे अभी कितने आएंगे, 17 आएंगे, सही है, क्योंकि एडिशन हो रही है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो करेक्ट कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा।
अगर सिंपल क्वेश्चन में हम बात करें तो ये आपके पास दूसरी सीरीज़ है कि आगे अभी क्या आएगा, माइनस 5, ये 5 हैं, फिर 10 हैं, फिर 15, फिर 20, फिर अभी क्या आएंगे, 25 आएंगे। सेम इसी तरीके से पहले आपके 2 हैं, फिर 4, फिर 8 हैं, फिर 16 है, फिर अभी क्या आएगा, 32 आएगा। यहाँ पे सीरीज़ जो है वो डबल होती जा रही है, मतलब 4 हैं, फिर उसका डबल करो 8, सही है, 8 का डबल करो 16, 16 का डबल करो 32, और 32 होते तो अगली क्या सीरीज़ में आते, 64 आते। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये जो है पहले असेंडिंग वाली थी, ये असेंडिंग वाली थी एक डिफरेंस वाली, यहाँ पे डबल हो रहा था, और यहाँ पे जो है वो डिसेंडिंग वाली है, कम होते जा रहे हैं। 100, फिर 90, फिर 80, फिर 70, फिर 60, फिर अगला कौन सा आएगा 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10। इस तरीके से आपकी सीरीज़ चलेगी, सही है। 60% ऑफ अ नंबर माइनस 40 इक्वल्स 50, फाइंड द नंबर। ये क्वेश्चन जो है वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ये जो हैं वो लीनियर अलजेब्रिक क्वेश्चंस कहलाते हैं। तो इसके जो है ऑप्शन हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 150, 140, 130 या 110। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हम सॉल्व कर लेते हैं तो पता चल जाएगा। 60% ऑफ अ नंबर, ठीक है, 60% ऑफ अ नंबर माइनस 40 इक्वल्स टू 50। ठीक है, फाइंड द नंबर, हमें नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे जब भी आपके पास परसेंटेज होना, उसका मतलब होता है 1/100। ठीक है, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और ऑफ अ नंबर, ये नंबर अननोन है, इसकी जगह हम एक्स रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, 60% मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 50। ये हमारा जो है सिंपल इक्वेशन में आ गया। अभी आप क्या करेंगे, इस परसेंटेज को सॉल्व करेंगे तो 60/100, ठीक है, इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस के हैं, उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। ठीक है, और ये देखें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उधर जाके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, 60 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 0 60 वाला कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा। 6 और 9 का टेबल 2 दफ़ा इधर लगेगा और 3 दफ़ा इधर होगा। 300 को डिवाइड करो, तीन तीन को मल्टीप्लाई करो 100 के साथ, 300 हो जाएगा, और नीचे जो है वो 2 आ जाएंगे। तो आप 300 को डिवाइड करो 2 के साथ, तो ये हमारे पास आते हैं 150। तो 150 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर आप वैल्यू इसको पुट करके देखो, वेरीफाई करने के लिए 60% परसेंट का मतलब 1/100 होता है। ठीक है, ऑफ अ नंबर, नंबर की जगह हम क्या रख लेते हैं, 150 रख लेते हैं। ठीक है, माइनस 40 इजिकल टू हम देख लेते हैं यहाँ पे 50, चलें इधर देख लेते हैं कि 50 आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करो, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, ये वाला ज़ीरो कैंसिल, ये वाला ज़ीरो कैंसिल। अभी आप इसको 15 को जो है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये 90 आता है, माइनस करो 40, तो आगे देखो कितना आ गया, 50। तो यहाँ पे भी देखो 1 किलो 50 हो गया, तो आंसर भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो बिल्कुल ईजी है, आपने जो जो आपको डेटा कहा गया है, आपने बस वो इक्वेशन उस तरीके से बना लेनी है। ठीक है, उसके बाद है सिंपल क्वेश्चन में बात करें तो 60% ऑफ 120 इज इक्वल टू वाट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पे जो है परसेंटेज वैसे पूछ रहा था कि फॉर एग्ज़ाम्पल 60 का जो है वो 20% कितना होगा, पहले इस तरह का क्वेश्चन था। अभी ये कह रहा है कि इस नंबर का, कौन से नंबर का जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल 20 है। ठीक है, 20 जो है वो 50% किस नंबर का है। तो यहाँ पे सिर्फ नंबर पूछा गया है, आपने क्या करना है, जो भी चीज़ आपको गिवन है वो आप वैल्यू पुट करें, जो नहीं है उसकी जगह आप एक्स रखें। ठीक है, बिल्कुल आसान है। यहाँ पे देखो आपका ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 40% ऑफ वाट नंबर इज इक्वल टू 80, मतलब कौन से नंबर का 40% जो है वो 280% है। तो हम यहाँ 40% ऑफ, ठीक है, और x इज इक्वल टू 80 लिखेंगे, परसेंटेज की जगह हम 1/100 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 40/100 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 80। ओके, यहाँ पे ये डिवाइड कर रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, और ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, 2 का टेबल लगेगा, ये 5 का लगेगा, 5 जाके 80 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितने हो जाएंगे, 400।
और डिवाइड करो 2 के साथ, तो ये कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी प्रोसेस है। आप दूसरा इसको सॉल्व करने का ये भी तरीका होता है कि अब अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है तो आप उसके आंसर में से, ठीक है, आंसर में से आप एक एक वैल्यू जो है वो पुट करके देखें, तो फिर आपको वहाँ से भी अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद है 85 ऑफ अ नंबर प्लस 24 इक्वल टू द नंबर, फाइंड द नंबर। कहता है एक नंबर है उसका 40 जो है 85% ऑफ अ नंबर प्लस 24 इक्वल टू अ नंबर, फाइंड द नंबर। आपने जस्ट डेटा पुट करना है 85 और परसेंटेज की जगह 1/100 लिख देना है। ऑफ अ नंबर, ऑफ की जगह आप मल्टीप्लाई लिखेंगे, नंबर अननोन है तो एक्स लिखेंगे, प्लस की साइन देंगे, 24 इज इक्वल टू एक्स। ये हो गया। अभी आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये कितने हो जाएंगे, 85x, 85x को आप डिवाइड करो अगर 100 के साथ, तो ये कितने हो जाएंगे, 0.58x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 24 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो x यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ये देखो इधर प्लस के हैं उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। तो ये 24 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 1x में से माइनस करें 0.85x, क्योंकि यहाँ पे प्लस के हैं उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा, 0.15x। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24। अगर आप यहाँ पे x के साथ ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे आके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप 24 को जो है वो डिवाइड करें 0.15 के साथ इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे आप 100 देंगे, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 2400 डिवाइड बाय 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 का टेबल लगाएं 3 दफ़ा, यहाँ कितनी दफ़ा लगेगा, 4 दफ़ा, 8 दफ़ा, और ये ज़ीरो हो जाएगा। ये 1 दफ़ा और 6 दफ़ा ये ज़ीरो, तो कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। यहाँ ऑप्शन में जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यही वैल्यू 160 दी गई है यहाँ पे भी। तो सिंपल क्वेश्चन में दूसरे जो हैं ये भी बिल्कुल इजी हैं, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है और आंसर आपका आ जाएगा। तो ये तीनों इस तरीके से आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। ठीक है, अगर कोई मसला आ रहा है, समझ नहीं आ रही, तो फिर भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। उसके बाद है 60% ऑफ अ नंबर प्लस 120 इज इक्वल टू नंबर, फाइंड द नंबर। ये भी बिल्कुल आसान है, उसी तरीके का ही क्वेश्चन है जैसे अभी मैंने आपको बताया। ये परसेंटेज लिखनी है और 100 के साथ डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ, प्लस 120 का देना है, इज इक्वल टू नंबर फाइंड करना है, एक्स लिख देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सिंपली इसको करेंगे तो ये यहाँ पे 1x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 0.60 हो जाएगा। ठीक है, इधर जाके करेगा तो ये 0.40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, इधर आके क्या डिवाइड करेगा, तो 120 को आप 0.40 के साथ डिवाइड करोगे और 100 ये ऊपर आ जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे, 12,000। 12,000 को डिवाइड करो आप 40 के साथ, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, ये तकरीबन जो है वो आपका 300 जो है करेक्ट ऑप्शन बनेगा। तो इस तरीके से बिल्कुल आसान आपके लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगा। बस आपने सिर्फ इसको डेटा को जो है वो एनालाइज करना है, जो भी वैल्यू आपको गिवन है वो आपने पुट करते जाना है। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से ये देखें कि इजी है बिल्कुल, और सिंपल क्वेश्चन में भी आपको ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व करके दिखाना है कमेंट में। उसके बाद है 25% ऑफ 30% ऑफ 45% इज इक्वल टू वाट। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो 0.033575 या 0.3375 या 3.375 या 33.75। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 0.03375, जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट है। आपने किस तरीके से फाइंड आउट करना है, आपने क्या करना है कि 25 मल्टीप्लाई की जगह क्या लिखेंगे, 100। ठीक है, उसके बाद ऑफ की जगह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 30, परसेंटेज की जगह 100, मल्टीप्लाई 45 और परसेंटेज की जगह क्या लिखेंगे, 100 इज इक्वल टू एक्स फाइंड आउट करना है। तो अभी ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करो और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करो। अगर ऊपर वालों को आप मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो ये कितने हो जाएंगे, यहाँ पे देखो ये कितनी दफ़ा टेबल लगता है, 4 दफ़ा। ठीक है, और अभी कितने ऊपर बचे हैं, 30, और आप 45 को आपस में मल्टीप्लाई करो, या ज़ीरो ये भी कैंसिल करो, ये भी ज़ीरो कैंसिल करो। तो अभी देखो 45 को आप अगर
3 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 135 आ जाएगा, और नीचे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 40, और 40 को आप 100 के साथ डिवाइड करो तो ये कितने बन जाएंगे, 4000। जब आप 4000 को 135 के साथ डिवाइड करोगे तो यही आपका 100% जवाब आएगा। तो बिल्कुल आसान, ठीक है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। उसके बाद यही आप प्रॉब्लम करेंगे, इसमें भी यही है, ऊपर वालों को बस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और नीचे जो है परसेंटेज की जगह 100 लिखते जाओ, बस सिंप्लीफाई करो तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन ऐसे होगा, ये भी ऐसे होगा। उसके बाद 40% ऑफ अ नंबर इज़ 190 मोर देन 20% ऑफ 650, फाइंड द नंबर। अभी आपको जो नंबर है 40% ऑफ अ नंबर इज़ 190 मोर देन 20% ऑफ 650, तो हमें नंबर फाइंड करना है कि वो कौन सा नंबर है, 600 है, या 800 है, या 700 है, या 900 है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 800 है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि देखो क्या कह रहा है कि 40% ऐसे नंबर का जो 190 जो है ज़्यादा है 20% ऑफ 650 का। तो पहले हम इसका तो निकालेंगे, 650 का 20% कितना निकलता है, तो सिंपली 20% ऑफ निकालेंगे 650 का, तो ये ज़ीरो कैंसिल, ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, ये कितने हो जाएंगे, 130। 130 जो है इसकी परसेंटेज बन रही है, और कह रहा है 190 जो है वो ज़्यादा है, तो 190 इसमें ऐड करोगे तो ये 130 और 190 कितने बन जाएंगे, ये 320 बन जाएंगे। सही है। अभी यहाँ से देखो 40% ऑफ वाट नंबर, कौन से नंबर का जो 40% है वो जो है वो 320 बनेगा। तो सिंपली अगर आप x की जगह आप 40% ऑफ 800 निकालेंगे तो वो आपका 100% जो है वो आपका जो है 320 बनेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 800 हो जाएगा। सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका निकालेंगे 40% ऑफ x, वो 90 का निकालेंगे वो 300 आ जाएगा, और 40% निकालेंगे x नंबर का, तो ये आपका सिंपल बस ये परसेंटेज का ये आपने स्टेटमेंट को समझना है, ठीक है। उसके बाद है 50% ऑफ x इज इक्वल टू 100, कि कौन सा नंबर है जिसकी 50 परसेंटेज जो है वो 100 है। तो आपने x की जगह बस वैल्यू पुट करना है, ये 50% ऑफ x नंबर इज इक्वल टू 100, ठीक है। आपकी जगह आपने क्या लगाना है, मल्टीप्लिकेशन, और परसेंटेज की जगह क्या लगाना है, 1/100। तो ये देखो 50 मल्टीप्लाई बाय 1/100 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 100, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कर रहा है x, ठीक है, ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, ये 1/, ये 2, ये x इज इक्वल टू 2 जो है यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा 100 के साथ, तो ये 200 हो जाएंगे। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। उसके बाद 80% ऑफ 40 इज़ ग्रेटर देन 4/5 ऑफ 25% बाय हाउ मच। यहाँ पे आपको दो जो हैं वो स्टेटमेंट दी गई हैं, पूछ रहा है कि कितना टाइम ये ज़्यादा होगा, 4 दफ़ा, 6 दफ़ा, 9 दफ़ा, या 12 दफ़ा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा 12 दफ़ा। किस तरीके से मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहले आप इस फ्रैक्शन को हटा दो ताकि पता तो चले कि ये कितने नंबर बन रहे हैं। तो अगर आप इसको ऑफ की जगह मल्टीप्लाई रखोगे तो पता चल जाएगा, 4/5 मल्टीप्लाई करेंगे 25, ये 5 दफ़ा टेबल लगेगा, ये 20 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि 80% ऑफ 40 इज़ ग्रेटर देन, इसके जो है ग्रेटर है कितने दफ़ा, सही है, वो हमने फाइंड आउट करना है। अभी यहाँ पे दो हमें स्टेटमेंट हैं, एक कह रहा है कि जो है 40 का हमने 80% निकालना है, और वो इस हिसाब को इस के अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया तो ये 20 आ गया। तो 20 से 80% ऑफ 40 कितने दफ़ा ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे अभी हम 80% निकालेंगे, तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए सिंपल प्रोसेस है, इक्वल टू 40 लिखेंगे, ये ज़ीरो कैंसिल, ज़ीरो कैंसिल, ये 8 वाला ज़ीरो कैंसिल, ये कितने हो जाएंगे, 32। 32 में आप 20 जो है वो सब्ट्रैक्ट करें तो ये कितनी दफ़ा, 12 दफ़ा जो है वो ज़्यादा नंबर होगा, ये वाला 80% ऑफ 40। यहाँ पे बस जस्ट इसने फ्रैक्शन में लिख दिया तो उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था, वैसे आसान है। सेम इसी तरीके से ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 60% ऑफ 50 माइनस 30% ऑफ 40 इज इक्वल टू वाट। तो सिंपल आपने क्या करना है, बस ये आपको हर एक प्रॉब्लम में पता होना चाहिए। आपकी जगह आपने लिख देना है मल्टीप्लाई, इसकी जगह लिख देना है इक्वल टू,
और परसेंटेज की जगह लिख देना है 1/100। बाकी आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो 60% ऑफ 50, यहाँ पे 60 और 1/100 लिख दें, ओके। और मल्टीप्लाई करें हाफ की जगह 50 माइनस 30 और परसेंटेज की जगह 1/100 लिख दें और हाफ की जगह मल्टीप्लाई और ये 40 हो गया। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करें 0 0, ये 2 दफ़ा लगेगा, ये कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो ये 30 माइनस इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 12 हो जाएगा। तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30 में से 12 गए तो 18। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नीचे वाला भी आप मुझे कमेंट में सॉल्व करके दिखाएंगे, ये दोनों वाले प्रॉब्लम। उसके बाद 90 क्वेश्चन है, 60% ऑफ 50 इज़ ग्रेटर देन 40% ऑफ 30 बाई हाउ मच। ये भी बिल्कुल ईजी है, मैंने अभी अभी आपको बताया है। पहले आप इसकी परसेंटेज निकालो, फिर इसकी आप परसेंटेज निकालो, फिर इसमें से ये वाला टर्म सब्ट्रैक्ट करो, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 18, 13, 15 या 20। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 18 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है। परसेंटेज की जगह आप 1/100 लिखो, आपकी जगह मल्टीप्लाई लिखो। ये 60% मैं आपको शॉर्टकट में करके दिखाता हूँ, ये कितनी दफ़ा लगेगा, 2 दफ़ा। ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से आप 40% ऑफ 30 निकालो, तो डिवाइड बाई 100 करो, 0 कैंसिल 0, ये वाली 0 कैंसिल, ये 12 हो जाएगा। तो 30 में से 12 सब्ट्रैक्ट करो, 18 आ जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद सेम इसी तरीके से ये जैसे मैंने पिछला वाला करके दिखाया, ये भी इस तरह है और ये भी क्वेश्चन इस तरीके के